बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जिस स्टैंडर्ड को हम कवर करेंगे स्टैंडर्ड नंबर 25 है। भी हमने एजेंसी वाले स्टैंडर्ड को ख़त्म किया, तो ये स्टैंडर्ड भी अगेन बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड है, खुसूसन जब इस्लामिक फाइनेंसिंग की प्रोडक्ट्स पढ़ने के लिए इसको समझना बहुत ज़रूरी है। इस्लामिक बैंकिंग में शायद ही कोई प्रोडक्ट हो जो कि अकलौती कोई जिसको कहने के एक क्लोता कॉन्ट्रैक्ट हो, वरना हर इस्लामिक बैंकिंग की जो प्रोडक्ट है वो कम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट कॉन्ट्रैक्ट्स होती है। अगर आप मुराबाहा को उठा के देखें तो मुराबाहा में सबसे पहले आपका एजेंट बनता है क्लाइंट। इसमें एजेंसी का फैक्टर होता है। उसके बाद फिर वो आपसे परचेज कर रहा होता है। तो अगेन यहाँ पर उसके दो कॉन्ट्रैक्ट्स मिलकर एक मुराबाहा टू द परचेज ऑर्डरर जो कि हमारी इस्लामिक बैंकिंग की प्रोडक्ट है वो बन जाती है। अगर आप इस्लामिक बैंकिंग में इजारा देखें तो इजारा भी इसी तरह से कि पहले वो एजेंट बनता है, एसेट खरीदता है, फिर आपको बताता है, फिर आप उसको इजारा करते हैं क्लाइंट को, फिर उसके बाद एट द एंड वो अलग से सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट के जरिए वो खरीद लेता है। इजारा मुंतहिया बितमलीक जिसको कहते हैं। और इब्तिदा में वो आपको अंडरटेकिंग देता है, अंडरटेकिंग टू परचेज। तो इसी तरह से आप कोई भी कॉन्ट्रैक्ट आप उठा के देखें, इस्तिस्ना को देखें तो इस्तिस्ना भी बेसिकली इजारा इस्तिस्ना कम वकाला कॉन्ट्रैक्ट होता है, जिसमें पहले इस्तिस्ना होता है, उसके बाद फिर वो आपके एजेंट के तौर पे आपका माल आगे बेचता है। तो कम्बिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स इसलिए बहुत ज़रूरी है, इंपॉर्टेंट है इसको समझना। इसको स्टार्ट करते हैं। दिस स्टैंडर्ड, पहले स्कोप की बात करते हैं। दिस स्टैंडर्ड कवर्स ट्रांजैक्शंस दैट कंप्राइज मोर देन वन कॉन्ट्रैक्ट कंबाइंड टुगेदर इन वन सेट। ये स्टैंडर्ड कवर करता है उन तमाम ट्रांजैक्शंस को जो कि एक से ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट से मिलकर बनता है, जिसमें इनको एक सेट में कंबाइन किया जाता है। द स्कोप ऑफ द एक सेट से मुराद ये कि इकट्ठे उनको अंजाम दिया जाता है, इकट्ठे आप उनको एग्जीक्यूट करते हैं। The scope of the discussions in this respect covers the definition, forms, controls, characteristics, and concessions relating to the processing of combination of contracts and explores the characteristics of muwata'a, muwata'a, and the Sharia ruling pertaining thereto. वो कह रहे हैं कि इस स्कोप में, स्टैंडर्ड के स्कोप में इसकी डेफिनेशन आ जाती है। कौन कौन से फॉर्म्स हो सकते हैं कंबाइनिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के, कंट्रोल्स क्या क्या हो सकते हैं, और इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हैं। कंसेशन से मुराद समझ लें कि किन चीज़ों की इजाज़तें दी जा सकती हैं इससे रिलेटेड, रिलेटिंग टू द प्रोसेस ऑफ कम्बिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स। और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मुवाता, ये एक नया लफ्ज है मुवाता। मुवाता अरबी का लफ्ज है जिसमें पेशगी मुफाहमत मुराद है कि दो अफराद पहले से कॉन्ट्रैक्ट करने से पहले आपस में मुफाहमत कर लें कि भाई हम जो कॉन्ट्रैक्ट है वो इस तरह से हम एग्जीक्यूट करेंगे। पहले हम ये करेंगे, फिर ये करेंगे। पेशगी पहले से तय होता है, जैसे मुराबा में पहले से तय होता है कि तुम बतौर एजेंट मेरे लिए परचेज करोगे, फिर मैं तुम्हें बेचूंगा। तो पहले एक अंडरस्टैंडिंग होती है ना, जिसके बाद फिर अब आप एजेंट बनाते हैं, उसके बाद फिर आप माल सेल कर रहे होते हैं। तो इसको कहते हैं मुवाता, जहाँ पर पहले से आपस में रजामंदी से चीजों को तय किया जाए। द डिस्कशन ऑल्सो embarks on contemporary application of combined contract। ये फिर जो स्टैंडर्ड है वो असरी जो तत्बीकात हैं इसके हवाले से, कंटेम्प्रेरी एप्लीकेशंस हैं कंबाइनिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के, उसको भी ये डिस्कस करता है। आगे वो कह रहा है कि कम्बिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स इज अ प्रोसेस दैट takes place between two parties or more and entails the simultaneous conclusion of more than one contract। ऑब्वियस सी बात है, जो हम बात कर रहे हैं कि ये कम्बिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट से मुराद वो प्रोसेस है जिसके जरिए दो या दो से ज्यादा पार्टीज मिलकर साइमल्टेनियसली एक से ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट्स एग्जीक्यूट कर लेती हैं। हैंस कम्बिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में टेक एनी ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म। ये जो कॉम्बिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, दो हुकूक को जमा करना, ये दर्ज झेल सूरतों में हो सकता है। ये उसने उसकी सूरतें बताई हैं। कंबाइनिंग मोर देन वन कॉन्ट्रैक्ट विदाउट इम्पोजिंग एनी ऑफ देम एज अ कंडीशन इन द अदर एंड विदाउट प्रायर एग्रीमेंट मुआता टू डू सो। क्या मतलब हुआ कि आप दो या दो से ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट को कंबाइन कर रहे हैं, एक से ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट कंबाइन कर रहे हैं, उनको आपस में कंडीशन किए बगैर।
एक कॉन्ट्रैक्ट में दूसरे कॉन्ट्रैक्ट को मेंशन किए बगैर, दूसरे में पहले को मेंशन किए बगैर, एंड विदाउट प्रायर एग्रीमेंट, पहले से तयशुदा किसी एग्रीमेंट के बगैर। जैसे मुवाता कहा था ना, आप पहले से पेशगी आपस में चीजों को तय कर लेते हैं, उसको मुवाता कहते हैं। तो वो मुवाता भी नहीं हुआ, और सिंपली आपने दो कॉन्ट्रैक्ट्स एग्जीक्यूट कर लिए, और इसमें कंडीशन भी नहीं बनाया आपने। अब इसके अहकामात वो आगे बताएगा, अभी सिर्फ सूरतें बता रहा है। दूसरी सूरत, कंबाइनिंग मोर देन वन कॉन्ट्रैक्ट व्हाइल इम्पोजिंग सम ऑफ देम एज कंडीशंस इन द अदर्स। कि आप दो कॉन्ट्रैक्ट्स को, एक से ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट्स को जमा करें, उनको एक दूसरे के साथ कंडीशन करते हुए। आपने उसमें एजेंसी में इसका हवाला दे दिया कि मैं एजेंट बना रहा हूँ, और तुम इसके बाद फिर तुम खरीदोगे मुझसे, मुराबा भी करोगे। उसमें कंडीशन कर दिया उसने, विदाउट प्रायर एग्रीमेंट। अभी कंडीशन तो कर दिया आपने एग्रीमेंट में, लेकिन पहले से हमारा कोई प्रायर एग्रीमेंट नहीं था। नहीं, ऊपर ठीक भी है, यही, हमने ऊपर कॉन्ट्रैक्ट भी में। सर, ऊपर भी तो यही बात कर रहा, थोड़ा कंट्राडिक्ट नहीं होती, जिसमें वो कह रहा है कि आप दो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे लेकिन वो दोनों आपस में एक दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं है, और ना एक दूसरे का जिक्र होगा नहीं, उसमें। देखें, फर्क है, देखें, तो गौर करें, ऊपर वाले में कह रहा है विदाउट इम्पोजिंग एनी ऑफ देम एज अ कंडीशन इन द अदर्स। आपने एक का जिक्र दूसरे कॉन्ट्रैक्ट में नहीं किया, मतलब कॉन्ट्रैक्ट्स में एक दूसरे के पहले वाले में, विदाउट इम्पोजिंग एनी ऑफ देम एज अ कंडीशन इन द अदर, लेकिन दूसरे में वाइल इम्पोजिंग सम ऑफ देम एज कंडीशन इन द अदर्स। बात समझ में आ रही है? पहले वाले में वो इम्पोज नहीं कर रहा, कॉन्ट्रैक्ट्स में जिक्र नहीं कर रहा जी दूसरे कॉन्ट्रैक्ट का, लेकिन सही दूसरी है। वाली सूरत में कॉन्ट्रैक्ट्स में जिक्र कर रहा है। तो ये दो बिल्कुल डिफरेंट बातें हैं, लेकिन शर्त एक इनकी सेम रहेगी, विदाउट प्रायर एग्रीमेंट टू डू सो, मुवाता के बगैर वो ये काम कर रहा है। ठीक है, ये दो अलग अलग सूरतें हो गई कि जिसमें इन्होंने कंडीशन एक जगह पर नहीं किया, एक एग्रीमेंट में दूसरे एग्रीमेंट का जिक्र नहीं किया, और दूसरी सूरत वो है जहां पर इन्होंने जिक्र कर लिया। ठीक है, लेकिन पहले से इनका आपस में कोई तय भी नहीं था। ये दूसरी सूरत हो गई। तीसरी सूरत हो गई जिसमें मुवाता किया इन्होंने, जिसमें पहले से एग्री कर लिया कि हम यूं करेंगे, लेकिन उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट्स में एक दूसरे के साथ मतलब कंडीशन नहीं किया। ठीक है, ये तीन सूरतें बन गई, कंबाइनिंग मोर देन वन कॉन्ट्रैक्ट सब्जेक्ट टू प्रायर एग्रीमेंट बट विदाउट इम्पोजिंग एनी ऑफ देम एज अ कंडीशन इन द अदर्स। सर, मुआता जो है ठीक है, ये खुद कंडीशन नहीं है, ये कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। मुवाता बजाते खुद कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, ये मुफाहमत है। अच्छा, हम इसको दोनों कोई, ने ये कहा इसको कि भाई कोई, हम इसको यूं करेंगे। नहीं, इसको कोई राइटिंग में या इसको कोई मतलब रिकॉर्डेड शक्ल देने की जरूरत नहीं है, कहने का मतलब ये है। नहीं 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 नहीं, ये पहले जिसको कहला ना कि वर्बली दोनों के दरमियान तय होता है, इसको कहीं डॉक्यूमेंट नहीं करते। ठीक हो गया सर। ठीक है, जैसे आप प्रोसेस फ्लो बनाते हैं तो वो उसमें क्या होता है, अब ये कहते हैं कि पहले ये करेगा, उसके बाद फिर बैंक ऑफर जी ऑफर टू सेल करेगा। तो वो जी हाँ। आप उस सूरत में लिखते तो हैं, उसका एक प्रोसेस तो बनाते हैं, जी बट ये उसको एग्रीमेंट की सूरत में नहीं करते। जी, वो एग्रीमेंट एग्रीमेंट की नहीं होता, सूरत में बिल्कुल। करेंगे तो फिर तो इसकी इजाजत नहीं होगी आपको। बिल्कुल सही है, सही है। अब जो चौथी सूरत है वो जरा आपकी तवज्जो तलब है, इसमें थोड़ा सा समझना पड़ेगा। एग्रीमेंट टू कंक्लूड द डील थ्रू एनी ऑफ डिफरेंट कॉन्ट्रेक्चुअल फॉर्म्स एज विल बी फाइनली डिसाइडेड इन द फ्यूचर। जरा अजीब सी बात है, इस पर गौर करें जरा। कुछ समझ में आ रही है बात? तो ये इसके कहने का मतलब है, एग्रीमेंट कंक्लूडेड डील थ्रू डिफरेंट, मतलब कोई डील होगी किसी कॉन्ट्रैक्ट पर डिपेंड कर रही है, ठीक है, और जो फ्यूचर में होना है। हाँ, क्या इसकी क्या सूरत हो सकती है? सूरत इसमें मतलब कोई आइडियली ऐसी कौन सी सिचुएशन हो सकती है जिसमें हम, एग्रीमेंट तो कंक्लूड हो गया लेकिन जो जो थ्रू होगी वो फ्यूचर के किसी कॉन्ट्रैक्ट पे होगी। इसमें सर ये हो सकता है कि वो एजेंसी कॉन्ट्रैक्ट ये डिसाइड कर लें कि मैं आपको एज अ एजेंसी हायर करूंगा, और फ्यूचर में फिर उसकी टर्म्स एंड कंडीशन डिसाइड कर लें, कॉन्ट्रैक्ट फ्यूचर कर दें। हम्म,
देखिए ये दो कॉन्ट्रैक्ट्स तो नहीं हुए ना, फिर ये तो एक ही एजेंसी कॉन्ट्रैक्ट हो गया। यहाँ पर दो कॉन्ट्रैक्ट्स की कॉम्बिनेशन की बात आ रही है। वो कह रहा है कि एग्रीमेंट टू कंक्लूड द डील थ्रू एनी ऑफ डिफरेंट कॉन्ट्रेक्चुअल फॉर्म्स, मुख्तलिफ उकूद के जरिए से आप डील को कंक्लूड करें, एज विल बी फाइनली डिसाइडेड इन द फ्यूचर। इसकी मिसाल मैं आपको देता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा कि हम फर्ज करें कि कोई घर है, तो नबील और खुर्रम आपस में डील कर रहे हैं। उन्होंने डील किया कि हम, मतलब उन्होंने आपस में बात की, ये तो है मतलब एसेट जो है वो नबील का है। खुर्रम कह रहा है कि भाई मेरे पास पैसे हुए ना तो मैं ये घर तुमसे खरीद लूंगा, लेकिन अगर मेरे पास पैसे नहीं हुए तो मैं ये तुमसे रेंट पे ले लूंगा। अब इन्होंने ये बात तो की, अब डिसाइड ये फ्यूचर में होगा। एग्रीमेंट आज हो रहा है, कुछ करना तो है इन्होंने, मतलब अब क्या करना है, या तो खरीदना है खुर्रम ने या फिर रेंट पे लेना है। तो ये दो कॉन्ट्रेक्चुअल फॉर्म्स हो गए, ये दो डिफरेंट कॉन्ट्रेक्चुअल फॉर्म्स, यानी कि दो मुख्तलिफ उकूद हो गई, एक बै हो गया, एक इजारा हो गया। लेकिन एज विल बी फाइनली डिसाइडेड इन द फ्यूचर, लेकिन इनको फाइनली फ्यूचर में डिसाइड किया जाएगा। अगर खुर्रम के पास पैसे हुए तो वो खरीद लेगा, अगर सर ये पैसे ना हुए, बैंक ने इसकी फाइनेंस नहीं अच्छी दिया खुर्रम एग्जांपल को। इसकी अच्छी एग्जांपल एक ऑपरेटिंग लीज नहीं है, जिसमें फाइनली डिसाइड होता है, या ऑपरेशन लीज कर लें या इजारा करें, जिसमें लास्ट में हम डिसाइड करते हैं कि किस अमाउंट के अगेंस्ट जो है ना प्रिंसिपल जो है अपना ऑपरेटिंग जो है। लीज में तो ऑनरशिप ट्रांसफर नहीं होती, जहां तक मेरा ख्याल है, वो तो फाइनेंस लीज में होती है। जी ऐसे हाँ ही। नहीं नहीं सॉरी, मैं ऑपरेटिंग लीज, फाइनेंस लीज में भी तो उसको कह सकते हैं, क्योंकि जो फ्यूचर में कंक्लूड होना है तो डिसाइड तब होगा ना कि ये किस प्राइस और किसके एक्चुअली ऊपर। इजारा की हद तक तो नबील भाई बात सही है, लेकिन अगर आप फाइनेंस लीज कहते हैं ना, तो वो तो बेसिकली उसमें कबाहत ही है कि आज के दिन में वो सेल कॉन्ट्रैक्ट भी साथ कर लेते हैं, मतलब उसी कॉन्ट्रैक्ट में, इसीलिए सफाकतानी फी सफका का मसला आता है कि उसमें इजारा का कॉन्ट्रैक्ट होता है, बेसिकली वो लीज कॉन्ट्रैक्ट होता है, लेकिन साथ में ये भी लिखते हैं कि अगर आपने 5 साल तक जो टेन्योर है वो अगर आपने रेंट टाइमली पे किया तो ये एसेट खुद ब खुद आप, यानी साथ में सेल एग्रीमेंट भी होता है। तो ये फ्यूचर पर मुनहसर नहीं होता है, ये फाइनेंस लीज इस एग्जांपल इसमें नहीं बैठेगी। आप उस एग्जांपल को देखें जो मैंने आपको बताई है, इसकी और भी सूरतें हो सकती हैं प्रैक्टिकली, लेकिन यहाँ सूरत आपको समझ में आती है, जैसे कि आप लोग करते हैं बहुत दफा कि हम लोग जरा डिपेंड कर रहे होते हैं ना अपने बैंक की फाइनेंसिंग पे। बैंक के मुलाजिम है कि बैंक फाइनेंसिंग अप्रूव करे ना करे, इस प्रॉपर्टी पर मुझे फाइनेंसिंग दे ना दे, मुझे पता नहीं होता। तो हम ये कह रहे हैं कि अगर बैंक फाइनेंस देगा तो मैं खरीद लूंगा, अगर फाइनेंस नहीं देगा तो मुझे तो घर बड़ा पसंद आया तो मैं रेंट पे ले लूंगा। तो अगर इस तरह की कोई चीज है जिसमें जिसका फ्यूचर फ्यूचर में जाके डिसाइड होगा कि एक्चुअली कौन सा अकद जिस पर अप्लाई होगा, लेकिन हम अभी एग्रीमेंट कर रहे हैं कि या तो पैसे होंगे तो खरीदेंगे, पैसे नहीं हुए तो हम रेंट पे लेंगे। तो ये चार सूरतें बताइए, चौथी सूरत थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन अगर आप ये मिसाल जहन में रख लें तो आपको समझ में आ जाएगा। अब इन चार मिसालों के वो अहकामात आगे बताएगा। फॉर्म्स ऑफ कंबाइंड कॉन्ट्रैक्ट के, कंबाइंड कॉन्ट्रैक्ट की जो सूरतें हैं उसकी और क्या क्या, मतलब उसके क्या अहकामात होंगे। कंबाइंड कॉन्ट्रैक्ट्स में हैव अ सिंगल लम सम काउंटर वैल्यू। अच्छा अच्छा, ये फर्दर सूरतें बता रहा है। ऊपर भी उसने सूरतें बताई थी, या यूं कह लें कि उसने ऊपर आपको बताया था कि जमा कैसे किया जाता है दो कॉन्ट्रैक्ट्स को। अब ये दो कॉन्ट्रैक्ट्स के मुख्तलिफ मफाहिम बयान करेगा। कंबाइंड कॉन्ट्रैक्ट में हैव अ सिंगल लमसम काउंटर वैल्यू। ऐसा हो सकता है कि जो आप कंबाइंड कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो उसका जो काउंटर वैल्यू है वो उसका सेम हो। उसी की मिसाल वो दे रहा है, फॉर इंस्टेंस अ पार्टी मे सेल हिज पीस ऑफ लैंड टू द अदर एंड साइमल्टेनियसली रेंट हिज कार टू द सेम पार्टी फॉर 1 मंथ। यानी कि उसकी जो बोथ अगेंस्ट 1000 दिनार, उसकी जो प्रॉपर्टी की कीमत है वो 1000 दिनार मुकर्रर की गई है। लेकिन 1000 दिनार में ना सिर्फ घर बेचा जा रहा है, बल्कि वो जो बंदा है वो अपनी गाड़ी भी रेंट पे दे रहा है उसी सेम पार्टी को 1 महीने के लिए। ठीक है, तो ये दो कॉन्ट्रैक्ट जमा हो गए, लेकिन इनका जो काउंटर वैल्यू है वो एक है, यानी 1000 दिनार के इवज ही ये दोनों चीजें हो रही है। घर को बेचने का भी इसी में तय हो रहा है, और गाड़ी को किराए पर देने का भी इसी के अंदर तय हो रहा है, यानी कि एक ही वैल्यू है काउंटर वैल्यू,
और उसी के अगेंस्ट दो कॉन्ट्रैक्ट्स हो गए। ठीक है, मतलब एक ये कह सूरत लें कि ये हो एक डेट क्रिएट हुआ जिसके अंदर उसको दो चीजें मिली, एक तो उसको एसेट मिला और एक उसने उसने इजारा पे एक गाड़ी ले ली, ऐसी हुआ। डेट नहीं कहें आप, ये कहें कि एक काउंटर वैल्यू हो सकता है उसने कैश पे काउंटर पेमेंट वैल्यू। कर दी। हाँ ठीक है, सही है, ठीक है। कैश पे भी होगा ना तब भी इसकी इजाजत नहीं। अब खैर इजाजत होना ना होना तो वो आगे बताएगा, लेकिन ये सूरत ऐसी बनती है कि जिसमें एक काउंटर वैल्यू वो डेट के एक काउंटर अगेंस्ट भी हो वैल्यू के सकता है, अगेंस्ट अगेंस्ट, कैश भी हो सकता एक काउंटर है। वैल्यू के लेकिन आप अगेंस्ट यहाँ पे दो कॉन्ट्रैक्ट हो गए ना, एक सेल का हो गया और एक इजारा का हो गया। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, लेकिन काउंटर वैल्यू एक ही है। ठीक है, मैंने आपसे घर किराए पे लिया, मुझे आपको 1,000 दिनार पे करना। आप को 1,000 पे करने हैं, तो आपसे मैंने बैक वक्त गाड़ी भी ले ली किराए पर, और यही 1,000 रुपये कीमत भी हो गई घर की, और गाड़ी का किराया भी इसी में शामिल हो गया। ठीक है, ये एक सूरत बन गई। फिर दूसरी सूरत बनती है कंबाइंड कॉन्ट्रैक्ट्स में बी कंक्लूडेड फॉर सेपरेट वैल्यूज। पहले वैल्यू एक थी, अब वैल्यू डिफरेंट वैल्यूज हो गई। इसकी वो एग्जांपल दे रहा है, फॉर इंस्टेंस वन पार्टी में सेल हिज हाउस टू द अदर फॉर 1,000 दिनार एंड रेंट हिज कार टू द सेम पार्टी फॉर 100 दिनार्स पर मंथ। ये बात क्लियर हो रही है, समझ में आ रही है? यहाँ पर दो काउंटर वैल्यूज आ गई। जो एग्जाम्पल वही है, घर खरीद रहा है और गाड़ी किराए पर ले रहा है। वहां पर 1,000 के अंदर ही ये दोनों चीजें हो रही थी, यहाँ पर इस इंस्टेंस में 1,000 खरीद कीमत हो गई, 1,000 दिनार कीमत खरीद हो गई उसकी घर की, और 100 दिनार पर मंथ उसका रेंट तय हो गया। काउंटर अच्छा, वैल्यूज दो डिफरेंट डिफरेंट है। यहाँ पे जो कंडीशन क्रिएट हुई उसमें ये हुआ कि दोनों काउंटर बायर और सेलर एक ही डील में अवेलेबल हैं, काउंटर वैल्यूज भी टू हैं और कॉन्ट्रैक्ट भी टू हो गए, दो हो गए। बिल्कुल बिल्कुल मतलब बिल्कुल। एक ही बंदे के साथ आपने बाइंग और सेलिंग की, मतलब सेल भी किया, इजारा भी किया और एट द स्पॉट किया, और उसके साथ उसके अलावा जो काउंटर वैल्यूज है वो भी दो हो गई इसमें। बिल्कुल बिल्कुल दुरुस्त, सही सही कह रहे हैं। अगले पॉइंट पे चलते हैं। बस ये सूरतें बयान कर रहा है। तीसरी सूरत बयान कर रहा है, सम ऑफ द कंबाइंड कॉन्ट्रैक्ट्स मे बी स्टिपुलेटेड एज अ कंडीशन इन द अदर पार्ट। कि अब जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उसको आप कंडीशन भी बना रहे हैं। One party, for instance, may say to the other party that I will sell you my house for 10,000 dinar on condition that you undertake to rent the house to me for 2 years for 1,000 dinar per year. देखिए, यहाँ कंडीशन बना रहा है कि मैं तुम्हें इस शर्त पे अपना घर बेचूंगा कि तुम अपनी गाड़ी मुझे किराए पर दोगे। ठीक है, ये कंडीशन वो कर रहा है। पिछले में कंडीशन नहीं कर रहा था, साइमल्टेनियसली हो रहा है। आपको घर बेचा मैंने, और आपकी गाड़ी मैंने किराए पर ले ली, लेकिन हमने इसको आपस में लिंक नहीं किया था, हमने शर्त नहीं रखी थी। ठीक है, यहाँ पर हम शर्त रख रहे हैं कि मैं इस शर्त पर घर बेचूंगा अगर तुम मुझे अपने अपनी गाड़ी मुझे किराए पर दो। The sale of the house in this manner could also be concluded on condition that the buyer of the house undertakes in return to sell his car to the seller for 2,000 dinar। ये भी हो सकता है कि वो आप इस शर्त पर तो नहीं बेच रहे कि मैं तुम्हें घर बेचूंगा इस शर्त पर कि तुम अपनी गाड़ी मुझे किराए पर दोगे या मुझे गाड़ी बेचोगे, लेकिन उस बंदे ने अलग से अंडरटेक किया कि तुम मुझे घर बेच दो, मैं वादा करता हूँ कि मैं इसके इसके बदले में अपनी गाड़ी तुम्हें बेच दूंगा। ठीक है, तो ये कह रहा है कि दोनों चीजें एक ही है, दोनों बहरहाल आपस में एक तरह से मशरूत कंडीशनल सेल बन रही है। फिर वो चौथी सूरत बयान कर रहे हैं, कंबाइंड कॉन्ट्रैक्ट्स में टेक द फॉर्म ऑफ एन एग्जॉस्टिव कॉन्ट्रेक्चुअल स्टेटमेंट कंप्राइजिंग अ नंबर ऑफ सक्सेसिव पार्ट्स एंड स्टेजेस which finally lead to realization of the desire of two party to conclude the deal in question। वो कह रहा है कि ये मुख्तलिफ कॉन्ट्रैक्ट्स को मैं साइमल्टेनियसली अंजाम दे रहा हूँ, यके बाद दीगरे, सक्सेसिव, साइमल्टेनियसली तो कहना मुनासिब नहीं, सक्सेसिव, उसको यके बाद दीगरे मैं अंजाम दे रहा हूँ, और मुझे पता है कि अल्टीमेटली होगा क्या। मसलन इजारा की मिसाल है, इसमें बेसिकली होगा क्या अल्टीमेटली, यू नो कि ये जो एसेट है ये आपका, आप ही खरीद लेंगे, आपका ही हो जाएगा। लेकिन आपको पता है कि इसके लिए मैं तीन अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट्स करूंगा जो कि आपस में सक्सेसिव है, एक के बाद दूसरा अंजाम पाएगा, दूसरे के बाद तीसरा अंजाम पाएगा। आपको पता है कि आप पहले मेरे एजेंट के तौर पर
जाएंगे बैंक एजेंट के तौर पर जाएंगे, खरीदेंगे, बैंक को बताएंगे, फिर बैंक आपके साथ लीज एग्रीमेंट करेगा। ठीक है। इसके बाद फिर आप अंडरटेकिंग टू परचेज करेंगे, तो एट द एंड, या फिर बैंक आपको गिफ्ट करेगा एट द एंड ऑफ द लीज पीरियड। या तो आप खरीद लेंगे बैंक से, या तो बैंक आपको लीज करेगा, आपको गिफ्ट करेगा। तो ये तमाम सूरतें आप देखें ना, तो ये के बाद दिगरे डिफरेंट कॉन्ट्रैक्ट्स हो रहे हैं, लेकिन अल्टीमेटली आपको पता ही है कि हो क्या रहा है। सही है। लेकिन ये तीन कॉन्ट्रैक्ट्स आपस में आपने अंजाम दे दिए। उसी की वो मिसाल देता है। गुड एग्जांपल इन दिस रिगार्ड में बी सीन इन अ नंबर ऑफ प्रेजेंट डे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन लाइक इजारा मुंतय्यब बितमलीक, मुराबहा, डिमिनिशिंग मुशारका, ये सब इसी कबील से हैं कि आपको पता है अल्टीमेटली होना क्या है। ठीक है। बस ये सूरतें समझ में आ गई। आगे वो अहकामात बता रहा है। आगे वो बता रहा है, इट इज परमिसिबल इन शरिया टू कंबाइन मोर देन वन कॉन्ट्रैक्ट इन वन सेट। शरीयत में इस बात की इजाजत है कि एक से ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट को कंबाइन किया जाए एक सेट में विदाउट इम्पोजिंग वन कॉन्ट्रैक्ट एज अ कंडीशन इन द अदर। अगर आपने इन कॉन्ट्रैक्ट्स में आपस में कंडीशन नहीं लगाई, आपने एजेंसी इस शर्त पर नहीं की कि वो आपसे इजारा भी लेगा, वो आपसे आप उसको बेचेंगे, या वो आपसे खरीदेगा। ठीक है। आप इस शर्त पर इस्तिस्ना नहीं कर रहे कि तुमने ही मेरा एजेंट बनना है। तो अगर आपने इन कॉन्ट्रैक्ट्स को आपको आपस में कंबाइन तो कर रहे हैं, लेकिन आप इसको आपस में कंडीशन नहीं करार दे रहे, तो इसकी इजाजत शरीयत में है। एंड प्रोवाइडेड दैट ईच कॉन्ट्रैक्ट इज परमिसिबल ऑन इट्स ओन, बशर्ते कि हर कॉन्ट्रैक्ट हर वो कॉन्ट्रैक्ट जिसको आप जमा कर रहे हैं वो शरई तौर पर परमिसिबल भी हो, हलाल हो। देखिए, शरीयत आपको हरगिज नहीं रोकेगा। अगर बाज कॉन्ट्रैक्ट्स आप जायज हैं, तो इन कॉन्ट्रैक्ट्स को यके बाद दिगरे अंजाम दे दो, शरीयत आपको नहीं रोकेगी। कुछ सूरतों में रोकती है, उसका जिक्र आगे आएगा। लेकिन अगर आपने इन तमाम कॉन्ट्रैक्ट्स को एक के बाद अंजाम दिया, पहले एजेंट बने, उसके बाद फिर आपको पता है होगा, ये एजेंट होने के बाद आपने खरीदना ही है, उसके बाद फिर आपने एक तीसरा कोई कॉन्ट्रैक्ट भी करना है, मालूम है। लेकिन उसके बावजूद भी इनका सक्सेसिवली इनको अमल को अंजाम देना आपके इसको 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 फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को वॉइड नहीं करेगा। ठीक है। Combining contracts in this manner is acceptable unless it encounters a Sharia restriction and entails its prohibition on exceptional risks. वो कह रहा है कि इसकी इजाजत है until unless शरीयत उसकी इजाजत ना दे। शरीयत कहाँ पे इजाजत नहीं देगी, ये इसका जिक्र इसने अगले क्लॉज में किया हुआ है, फोर में, क्लॉज नंबर 4 में, कि शरिया कंट्रोल्स ऑन combination of contracts. Contracts combining should not include the cases that are explicitly banned by Sharia. तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट को आप कंबाइन कर रहे हैं, वो केसेस ना हो कि जिसमें जिनको शरीयत ने बैन किया हुआ है, लाइक कंबाइनिंग सेल एंड लेंडिंग इन वन कॉन्ट्रैक्ट। बै को और कर्ज को जमा करना एक ही कॉन्ट्रैक्ट में शरीयत ने एक्सप्लिसिटली मना किया है। इस पर अलग से हदीस है जिसकी बुनियाद पर बेस करते हुए फुकहा सेल और लेंडिंग की एक साथ इजाजत नहीं देते। ठीक है। ये अगर इस तरह की सूरत है तो फिर उसकी इजाजत नहीं है। इट शुड नॉट बी यूज्ड एज अ ट्रिक फॉर कमिटिंग रिबा, सच एज एग्रीमेंट बिटवीन टू पार्टीज टू प्रैक्टिस बेलीना और रिबल फर्स्ट। आप ये जो कंबाइनिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, ये रिबा से बचने के हीले के तौर पर ना करें। अगर इसको रिबा के हीले के तौर पर आप इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इसकी इजाजत नहीं है। रिबा से बचने के लिए हीला क्या हो सकता है? जैसे बेईना है, दो कॉन्ट्रैक्ट को आप इसमें जमा करते हैं, आपको इस शर्त पर बेचा जाता है कि आप वापस मुझसे वही चीज खरीदेंगे। अगर आपने ये शर्त ना भी की हो, मुवाता कर लिया आपस में, पहले से आपने पेशगी मुफाहमत कर ली कि हम यूं करेंगे, एग्रीमेंट को आप कंडीशन नहीं भी कर रहे हैं, तो एक कंडीशन तो शरीयत की मीट हो रही है, लेकिन चूंकि आप ये अमल अंजाम दे रहे हैं आप रिबा के हीले के तौर पर, लिहाजा इसकी इजाजत, बेईना की इजाजत नहीं है। ठीक है। क्योंकि ये एक हीला है रिबा से बचने के लिए, लिहाजा इसकी इजाजत नहीं। फिर रिबल फजल है। रिबल फजल आप सबको मालूम है कि रिबल रिबल फजल होता क्या, मैं क्यों अज्यूम करूं आप सबको मालूम है क्या होता है? कोई मुझे बताएगा रिबल फजल क्या होता है? रजा? रजा मालूम है रिबल फजल क्या होता है?
सर ये होमोजेनस कमोडिटीज के अंदर होता है। सर सेल, ठीक। जी बोले। सर होमोजेनस कमोडिटीज होती है ना, अगर वो सेम होमो अगर एक्सचेंज ऑफ होमोजेनस कमोडिटीज है तो वो स्पॉट पे होगी और सेम इन क्वांटिटी होगी। सही है। और अगर आप अगर वो क्वांटिटी सेम नहीं है, सिमिलर गुड्स हैं जी जी और सर। सेम क्वांटिटी नहीं है, तो और फिर वो अगर वो रिवॉल्व चीजें, मतलब। हाँ, बशर्ते कि वो चीजें या तो वजन की जाती हो या उसको नाप तोल की जाती हो, तो उस सूरत में अगर इजाफे के साथ आप सेल कर रहे हैं या तबादला कर रहे हैं, तो फिर वो रिबल फजल बनता है। वो फिर अ, उसकी रिबा की एक किस्म है जिसको रिबल मुआमला कहते हैं, रिबल फजल कहते हैं, वो सूरत बनती है। तो रिबल फजल की मुमानियत हमें हदीस में मिलती है। और इसकी इल्लत पर जब फुकाहा ने गुफ्तगू की, तो फुकाहा का एक ग्रोह इस बात का कायल हुआ कि रिबल फजल की बुनियादी तौर पर इजाज़त इसलिए नहीं दी गई क्योंकि ये सूद से बचने का एक हीला है। क्योंकि ये सूद से बचने का एक हीला है कि इसके थ्रू लोग सूदी मामलात अंजाम दे सकते हैं। लिहाजा एक सद्दे बाप के उन्वान से इसको मना किया गया। तो बहरहाल इन शॉर्ट ये कि ये कह रहा है कि कंबाइनिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स को जमा करना जायज है, बशर्ते के ये आपस में मशरूत ना हो, एक का अंजाम पाना दूसरे से मशरूत ना हो, और इसमें कोई इस तरह का केस ना हो जो कि जिसकी शरीयत ने वाज़ेह तौर पर ममानियत की हो, जैसे बै को और कर्ज को एक साथ जमा करना, कंबाइनिंग सेल एंड लेंडिंग इन वन कॉन्ट्रैक्ट, ये बिल्कुल किसी सूरत में भी अंजाम नहीं पा सकता। और तीसरी जो सूरत बयान की कि ये हिला ना हो सूद से बचने का। आगे वो कहता है इट शुड नॉट बी, अच्छा लिंक खत्म हो जाए तो दोबारा ज्वाइन कीजिएगा। इट शुड नॉट बी यूज्ड एज एन एक्सक्यूज फॉर प्रैक्टिसिंग रिबा। वही बात है। द टू पार्टीज could misuse, for instance, contracts combining when they conclude a lending contract that at the same time facilitates some other compensatory gains to them. वही बात कर रहे हैं कि अगर आप कर्ज का मामला कर रहे हैं लेकिन साथ में दीगर कोई आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं जिसका ताल्लुक उकूद मुआवजात से है, तो फिर इसकी इजाजत नहीं है। फॉर एग्जाम्पल दे कुड स्टिपुलेट इन द कॉन्ट्रैक्ट दैट द बोरोवर शुड ऑफर एकोमोडेशन इन हिज हाउस टू द लेंडर। वो कह रहा है कि मैं इस शर्त पर कर्ज दे रहा हूँ, जो कर्ज लेने वाला है उसको फ्री में ऑफर किए, कर्ज जो कर्ज देने वाला है उसको फ्री में अपने घर पर ठहरा रहा है। अब ये कम्बिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो गया, एक तरफ कर्ज का कॉन्ट्रैक्ट हो गया, दूसरी तरफ फ्री में घर में ठहराने का कॉन्ट्रैक्ट हो गया। तो ये